नमस्कार, आप सभी दर्शकों को अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज शुरुआत करते हैं विषय वस्तु पर। दरअसल 2025 के अंतिम तक झारखंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटियां होती रही और उनमें से सबसे खास जो झारखंड सरकार का फैसला रहा है वो पेशा अधिनियम को लेकर है। पेशा नियमावली 2025 में 23 मिनट से और उसी दिन जनजाति समुदायों के बीच में खुशी की लहर थी, क्योंकि उनके अधिकारों, उनके परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए पेशा कानून 25 वर्षों में उसका नियमावली बनकर तैयार हो गया था और उसको मंजूरी भी मिल गई थी। दरअसल पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 है, जिसको 1996 में ही संसद यानी पार्लियामेंट में उसको पास किया गया था। लेकिन झारखंड में ये नियम लागू होने में 25 वर्ष लग गए। झारखंड में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, फिर भी ये कानून, ये नियमावली जो है बना नहीं सकी और लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन 2025-26 बहुत ही प्रमुख ईस्वी में से रहेगा, याद किया जाएगा। 2 जनवरी 2026 को यानी कल ही पेशा नियमावली की जो ड्राफ्ट थी, जो अधिसूचना थी, वो पब्लिक डोमेन पर पब्लिक किया गया है। अब आप भी उसको देख पाएंगे। दरअसल हम थोड़ा सा जानते हैं कि किस अध्याय में किस विषय को रखा गया है। पहला अध्याय में उस पेशा नियम के अंतर्गत क्या क्या संक्षिप्त नाम है, उन सब का विस्तार है अध्याय 1 में। और अध्याय 2 में पारंपरिक ग्राम सभा और उनके सीमाओं का प्रकाशन किया गया है अध्याय 2 में। और अध्याय 3 में पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक का विस्तार किया गया है कि कैसे बैठक होगी, उसमें कौन अध्यक्षता करेंगे, सारी चीज़ों का वहाँ पे विस्तार से दिया हुआ है। अध्याय 4 में दिया हुआ है ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सहायक सचिव के कर्तव्य। जो ग्राम सभा के अध्यक्ष होंगे और वहाँ के जो सचिव, सहायक सचिव होंगे, उसका क्या कर्तव्य है, उनका क्या ड्यूटी है, उन चीज़ों का वहाँ पे विस्तार से दिया गया है अध्याय 4 में। अध्याय 5 में दिया गया है ग्राम सभा बैठक का संचालन एवं निर्णय की प्रक्रिया, यानी ग्राम सभा बैठक का संचालन कौन करेंगे और क्या क्या निर्णय उसमें लिए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों का वहाँ पे विस्तार पूर्वक दिया गया है। अब आता है अध्याय 6, सबसे महत्वपूर्ण, ग्राम सभा कोष। ग्राम सभा कोष में अध्याय 6 नंबर पर है। अध्याय 7 में है सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन। सामुदायिक संसाधन यानी जैसे समुदाय, पूरे समुदाय के लिए जो सार्वजनिक संसाधन हैं उनको किस किस में यूज कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों का वहाँ पे वर्णन है। और अध्याय है 8, परंपराओं का संरक्षण एवं विवादों का निपटारा। अध्याय 8 में वर्णन किया गया है कि परंपराओं को कैसे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं और विवादों को, जैसे छोटे मोटे विवाद होते हैं, घरेलू झगड़े, जमीन विवाद, ये सब का निपटारा कैसे किया जाएगा, वहाँ पे सारे नियमों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 9, विकास योजनाओं का अनुमोदन। जो छोटे छोटे विकास योजना होते हैं गाँव में, वो पहले आप देखते थे कि मुखिया के द्वारा संचालित होते थे, लेकिन अब जो विकास योजनाएं होंगे, जैसे तालाब हो गया, नाली गांव में सुंदरीकरण उसका हो गया, इस तरीके से छोटे छोटे योजनाओं के लिए ग्राम सभा से अनुमति बहुत ही अनिवार्य रहेगा। और उसके लिए ग्राम सभा से अनुमोदन लेना पड़ेगा कि नहीं, ये सब का विस्तार पूर्वक अध्याय 9 में दिया हुआ है। अध्याय 10 में दिया हुआ है भू अर्जन एवं पुनर्स्थापन। भू अर्जन और पुनर्स्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। अध्याय 11 में लघु जल निकायों का प्रबंधन, यानी छोटे जैसे नालों का जल निकाय, तालाब का, इस तरीके से जो लघु जल निकाय है उसका प्रबंधन अध्याय 11 में किया गया है। अध्याय 12 में लघु खनिज, जैसे सबसे हम कहें कि महत्वपूर्ण ये अध्याय है अध्याय 12 लघु खनिज। लघु खनिज में मिट्टी, बालू, कोरम, पत्थर, ये सब आते हैं और इन सब का अब कहीं ना कहीं ग्राम सभा को ताकत मिल गया है और इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्याय 12 में
पूरा तरीके से वर्णित है। अध्याय 14 में है लघु वन उपज। लघु वन उपज में जैसे वन में लाह का उपज होता है, महुआ का उपज होता है, मोम का उपज होता है, इस तरीके से जो वन उपज हैं उन सब में भी अधिकार अब ग्राम सभा की है। इन सब का विस्तार पूर्वक अध्याय 14 में पूरे तरीके से दिया हुआ है। अध्याय 15 में संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन और अध्याय 16 में बाजारों का प्रबंधन, यानी बाजार जैसे सोमवार मंगलवार इस तरीके से प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं आसपास में बाजार लगती है, तो वहाँ पे शुल्क कितना लिया जाएगा, कहाँ पे किसको देना है, ये इन चीज़ों का वर्णन अध्याय 16 में है। अध्याय 17 में है उधार पर नियंत्रण और सबसे अंतिम में है दंड, मतलब किस दोष के लिए कितना जुर्माना लगाया जाएगा, कितना क्या उसको दंड दिया जाएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अधिक से अधिक 2000 तक दंड लगाया जा सकेगा ग्राम सभा के अंदर में। उसके बाद आता है कि लघु वन उपज में जैसे बात करेंगे कि लघु वन उपज में क्या क्या आता है। बांस है, महुआ है और आंवला, रुगड़ा और बीड़ी पात। बीड़ी पात जो बीड़ी बनता है उनसे, उन सभी पर नियंत्रण अब ग्राम सभा को होगी। और इन सब का विस्तार पूर्वक अगर आपको जानना है तो आपको सारा अध्याय को अध्ययन करना पड़ेगा। अब अध्याय 6 में आते हैं जिसमें ग्राम सभा के कोष के बारे में विस्तार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि कहाँ से कितना पैसा आएगा, उसको कौन रखेगा, कैसे संचालित होगा, ये अध्याय 6 में है ग्राम सभा कोष। तो सबसे पहले प्रत्येक ग्राम सभा में एक निधि स्थापित किया जाएगा जिसमें 4 भागों से मिलके एक कोष बनेगा। 4 भाग है। अन्न कोष 1 नंबर में, और दूसरा में है श्रम कोष, तीसरा में है वस्तु कोष और चौथा में है नकद राशि, यानी नगद जो राशि मिलती है। तो नगद राशि में है, नगद कोष में दान दक्षिणा जो आएगा, और है प्रोत्साहन राशि, और दंड में जो ग्राम सभा के अंदर में जिसको किसी दोष के लिए दंड लगाया जाएगा वो उस दंड को नगद राशि में रखा जाएगा। और है लघु वन उपज से प्राप्त जो रॉयल्टी होगी, बाजार शुल्क रहेगा, जैसे बाजार में शुल्क लिया जाता है वो शुल्क उसमें ऐड रहेगा। और है 5वां है बालू घाट से प्राप्त शुल्क, जैसे किसी गांव में बालू घाट है, बालू उठा हो रहा है, तो वहाँ पे शुल्क लिया जाएगा और उस शुल्क को नगद कोष में उसको डाला जाएगा। इन सभी कोष का अगर आप उपयोग करना चाहेंगे तो उसके लिए ग्राम सभा से सर्वसम्मति से आपको प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। कोष का संचालन के लिए ग्राम सभा से सर्वसम्मति से 3 लोगों का चयन किया जाएगा। एक है अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। तीनों लोगों को अपना अपना काम दिया जाएगा कि कौन पैसा का संचालन करेंगे, कौन लेन देन देखेंगे, कौन पैसा जमा करेंगे। इन कामों को उन तीनों व्यक्तियों को सौंपा जाएगा, जो व्यक्ति सर्वसम्मति से ग्राम सभा से वो चुना जाएगा। कोष हमने पहले ही बताया, अगर कोष में से पैसा अगर किसी को किसी काम के लिए ग्राम में यूज करना है तो उसको ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ये पेशा कानून का नियमावली पारित हुई है, तो कुछ लोगों का अभी तक कोई प्रक्रिया, कोई टीका टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन 2 लोगों का हमने सोशल मीडिया हैंडल से हमने देखा है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जैसे लक्ष्मी नारायण मुंडा हो गए, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने लिखा है फेसबुक पर कि यह मूल पेशा एक्ट का कमजोर संस्करण है। उन्होंने इस पेशा नियमावली का कटाक्ष करते हुए उन्होंने बयान दिया है कि यह मूल पेशा एक्ट जो 1996 में लागू हुई थी उसका एक कमजोर संस्करण है। उसका कहना है कि जो मूल पेशा एक्ट था 1996 की, उसको हुबहू नहीं लागू किया गया है, बल्कि बहुत जगह पर छेड़खानी की गई है और कहें कि संशोधन किया गया है। और
उसको उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा है। और दूसरा व्यक्ति है ग्लैनसन डुंगडुंग, जो सोशल मीडिया में चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि पेशा नियमावली की आड़ में JPRA 2001 मुखिया राज और नौकरशाही राज स्थापित करने के लिए ये नियमावली बनाई गई है। और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में जो थी निशा उरांव, उनको भी उन्होंने कहा है कि NGO की माफिया, ऐसे शब्दों से उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है और सामाजिक अगुवाओं को उन्होंने बधाई भी दिया है। लेकिन अभी कई ऐसे सामाजिक अगुवा है आदिवासी समाज के, उनका अभी भी कहें कि प्रतिक्रिया आना बाकी है। और इसमें से, इन नियम में से क्या, कहाँ पर क्या गलती है, कहाँ पर क्या और होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि झारखंड में और भी हम लोगों को क्रियाएं देखी जाएंगी झारखंड में, क्योंकि पेशा अधिनियम जब लागू नहीं हुआ था, उससे पहले लगातार आंदोलन हो रही थी कि लागू होना चाहिए। जब अब लागू हो गई है तो जो नियम उसमें बनाए गए हैं, उसमें अब लोग देखेंगे कि कहाँ पे त्रुटि रह गई है और उसको सरकार के सामने पेश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अब कोई उसकी सरकार नहीं सुनने वाली है, क्योंकि वो पास हो गई है। और हेमंत सोरेन ने अपने ही सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया है कि अब गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि जिसके लिए कानून बनती है उसको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस पेशा नियमावली की जो अधिसूचना है वो जारी हो गई है, और मुझे लगता है कि आप सभी को इसको पढ़ना चाहिए, चूँकि पता चले कि कहाँ पर क्या ऐड किया गया है, कहाँ पे किसको हटाया गया है, सरकार ने कहाँ पर कैंची चलाई है। इन सब की जानकारी आपको, अगर वो आप पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर वो जानकारी हो जाएगी। तो फिलहाल आप लोगों की क्या राय है इसमें? आप लोग अधिसूचना पढ़े कि क्या इसमें सही क्या गलत है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दरअसल कुछ दिन पहले सूर्य सिंह बेसरा, जो एक्स MLA रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि जो पेशा नियमावली है वो उसका सर्वोपरि DC ही है। DC जो राज्य के उपायुक्त होंगे वही अंतिम निर्णय ले सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। फिलहाल आप अधिसूचना देखिए कि क्या कुछ उसमें है, और जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट